बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्काहा। Dear second year students, today we are going to start our first lecture on the chapter number 15. तो इस चैप्टर में हम बात करेंगे होम्योस्टेसिस की। तो इस पूरे चैप्टर के की पॉइंट्स की समरी आपके सामने है, जो इस चैप्टर के अंदर हमने ये तमाम पॉइंट्स डिटेल से जो है डिस्कस करने हैं। तो जैसे जैसे हम अपने लेक्चर में आगे बढ़ेंगे तो इन पॉइंट्स पर हम तफसीलन जो है वो बहस करेंगे। सबसे पहले तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स एंड डेफिनेशंस हैं। होम्योस्टेसिस इज़ एक्चुअली कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स होमियोस in Greeks means same and stasis means conditions. Conditions are of two types. One is the external conditions and second one is the external conditions. होम्योस्टेसिस को देखा जाए तो ये दो अल्फाज से मिलकर बनता है। एक होमियोस है जिसका मतलब सेम, या इस्तिलाही तौर पर हम इसको कहेंगे नैरो रेंज, और स्टेसिस का मतलब है कंडीशंस, यानी अंदरूनी सेल या बॉडी की कंडीशंस का एक महफूज हद में एक नैरो रेंज के अंदर तब्दील होना या फ्लैक्चुएट करना। तो इसको हम डिफाइन करते हैं नैरो रेंज इंटरनल कंडीशन एज कंपेयर टू ब्रॉड रेंज एक्सटर्नल चेंजेस। अगर देखा जाए तो इंटरनल कंडीशंस में जो फ्लैक्चुएशंस हैं वो सेफ होंगी सिर्फ नैरो रेंज के अंदर। अगर फ्लैक्चुएशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा वेरी नहीं करती, तो जिसकी वजह से लाइफ की मेटाबॉलिज्म और लाइफ रिएक्शंस जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। यानी इंटरनल बॉडी या सेल की कंडीशंस को सेफ लिमिट के अंदर रखना ही एक्चुअल में होम्योस्टेसिस है। जबकि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को देखा जाए तो उसके अंदर आने वाली जो चेंजेस हैं, वेरिएशंस जो हैं वो बहुत ब्रॉड रेंज के अंदर होती हैं, जो कि बॉडी के लिए या सेल के लिए हार्मफुल होती हैं। तो उन हार्मफुल ब्रॉड रेंज वेरिएशंस के ज़ेरे असर सेल अपने आप की इंटरनल कंडीशंस को जो सेफ लिमिट के अंदर रखेगा, ये प्रोसेस जो है इसको हम कहेंगे होम्योस्टेसिस। इसी तरह से होम्योस्टेसिस को जो है वो हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो होम्योस्टेटिक को अगर देखा जाए तो वो तमाम बॉडी की या सेल की कंडीशंस जो कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आने वाली बहुत सारी वेरिएशंस के ज़रिए असर जो है वो तब्दील होती रहती हैं। तो वो बुनियादी तौर पर तीन हैं। एक जिसे हम कहते हैं इंटरनल बॉडी या सेल में सॉल्ट प्लस वाटर की जो कंसनट्रेशन है वो वेरी करती है अकॉर्डिंग टू द एक्सटर्नल कंडीशन। और इसी तरह से टेम्परेचर जो कि इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर है, या हम कहते हैं हमारी बॉडी या सेल की इंटरनल मेटाबॉलिक टेम्परेचर रेंज जो है वो एक्सटर्नल टेम्परेचर से बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं। और इसी तरह से सेल या बॉडी के अंदर पैदा होने वाले जो वेस्ट हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट की निस्बत से ये भी वेरी करते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सॉल्ट्स एंड वाटर लेवल्स इज़ कॉल्ड ऑस्मोरेगुलेशन, यानी इंटरनल बॉडी के अंदर सॉल्ट्स और वाटर के लेवल्स को इक्विलिब्रियम या होम्योस्टैटिक लिमिट के अंदर मेंटेन करके रखना, बरकरार रखना ऑस्मोरेगुलेशन कहलाता है। और इसी तरह से प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल बॉडी टेम्परेचर्स वेरिएशन इज़ कॉल्ड थर्मोरेगुलेशन। और ऐसे ही रिमूवल ऑफ द वेस्ट मोस्टली ऑफ नाइट्रोजनस फ्रॉम द बॉडी और सेल इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। These are the three types of homeostasis that are mostly encountered in the living organisms or the body of the living organisms. तो इन तमाम इंटरनल कंडीशंस को सेफ लिमिट के अंदर बरकरार रखने के लिए ज़ाहिर सी बात है ज़रूरत होती है किसी न किसी कंट्रोल सिस्टम की, जिसको हम कहते हैं होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम। तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स या तमाम जिंदा जानदारों की बॉडी सेल्स में फंक्शंस करते हैं। इसके तीन बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि फिजिकल कंट्रोल सिस्टम से सिमिलर हैं। नंबर वन इज़ द रिसेप्टर्स। इट्स फंक्शन इज़ टू
detect the change in the external or internal stimuli and signals to control center. Control center is in most of our homeostatic strategies is our brain or hypothalamus. The function of the control center is to prepare a homeostatic order according to the prevailing conditions in which the cell is existing. यानी कंट्रोल सेंटर का फंक्शन ये है कि इसने कि सेल या बॉडी जिस इन्वायरमेंट में है उस इन्वायरमेंट के एतबार से अपनी होम्योस्टैटिक लिमिट्स को एडजस्ट करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह के अप्स एंड डाउन्स मैकेनिज़्म जो है वो जनरेट करने हैं. Factors, these are the organs or systems in our body that generate response according to the order that is sent by the control center, means our brain or hypothalamus. जो भी ऑर्डर या होम्योस्टैटिक स्ट्रेटजी प्लान करता है वो अपने फैक्टर्स के ज़रिए से बॉडी के अंदर उनको पाए तकमील तक पहुंचाता है. तो ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं और ये 3 बेसिक कंपोनेंट्स अगर हम देखें तो ये फीडबैक मैकेनिज़म्स के असूल पर जो है वो काम करते हैं. फीडबैक मैकेनिज़्म को अगर हम आसानी से डिफ़ाइन करें, इट इज़ अ मैकेनिज़्म दैट इज़ कंट्रोल्ड बाय इट्स आउटपुट. एक ऐसा मैकेनिज़्म जो अपने आउटपुट के ज़रिए से कंट्रोल होता है उसको हम फीडबैक मैकेनिज़्म का नाम दे देते हैं. फीडबैक मैकेनिज़्म आउटपुट के ज़रिए से कंट्रोल होता है. जैसे मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर है, जैसे ही ये टेम्परेचर अपने होम्योस्टैटिक सेट पॉइंट से अप्स एंड डाउन्स होता है तो फ़ौरन ही हमारा जो रिसेप्टर है सिग्नल करता है कंट्रोल सेंटर को कि बॉडी का टेम्परेचर होम्योस्टैटिक लिमिट से लोअर हो रहा है. या इसी तरह से ही जैसे ही ये टेम्परेचर होम्योस्टैटिक लिमिट से अबव होने लगेगा तो फिर हमारा जो है वो यही आउटपुट यानी टेम्परेचर जो है वो कंट्रोल सेंटर को रिसेप्टर के ज़रिए से सिग्नल करता है कि हमारा होम्योस्टैटिक बॉडी टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल लिमिट से इंक्रीज़ हो रहा है. इस तरह से हमारी बॉडी का टेम्परेचर ही हमारी होम्योस्टैटिक लिमिट्स को कंट्रोल करता है. इस लिए हम इसको कहते हैं ये फीडबैक मैकेनिज़म्स हैं. मीन्स बॉडी टेम्परेचर इज़ फीड back to the control center when the effectors creates a response and then the receptors senses the new variation in the internal body temperatures, and in this way according to homeostasis the normal safe limit of internal body temperature is maintained. तो इसी तरह से ये हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो होम्योस्टेसिस के एतबार से मुकम्मल हुआ. तो हमारे आज के पूरे इस लेक्चर के की पॉइंट्स जो हैं जिसमें हमने कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस पर बात की, होम्योस्टेसिस की बेसिक डेफिनेशंस हैं और इसकी 3 टाइप्स जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन और थर्मो रेगुलेशन पे बात की है. हमने इनकी डिटेल तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर हमारे नेक्स्ट कमिंग लेक्चर्स के अंदर जो है वो आ जाएंगी. और इसी तरह से हमने बात की है कंपोनेंट्स ऑफ द होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम. 3 कंपोनेंट्स हमने इसके पढ़े हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर. इन तीनों के अपने अपने स्पेसिफिक फंक्शंस हैं. और इसी तरह से ये जो होम्योस्टैटिक कंट्रोल सिस्टम है इसका वर्किंग मैकेनिज़्म है फीडबैक मैकेनिज़्म. मीन्स के रिसेप्टर्स जिस स्टिमुलस के ज़रिए असर कंट्रोल सेंटर को ऑर्डर करता है वही स्टिमुलस इफेक्टर्स तक जब पहुंचता है एक ख़ास रिस्पॉन्स यानी रद्द-ए-अमल जो है वो पैदा कर लेने के बाद दोबारा से रिसेप्टर उसको फिर से सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सेंटर की तरफ ताकि कंट्रोल सेंटर जो है वो अपनी होम्योस्टैटिक सेफ लिमिट्स को देखकर हमारी बॉडी की होम्योस्टैटिक रेंज, हमारी बॉडी की इंटरनल सेफ लिमिट जो है उसको जज करता रहे. इस तरह से हमारा आज का ये लेक्चर ख़त्म हुआ. गुड लक, स्टे ब्लेस्ड.